हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पर जो कि बालक के विकास से ही संबंधित है और आज हम पढ़ेंगे बालक के विकास का अध्ययन विधि के बारे में। ठीक है, बालक के विकास के अध्ययन विधि के बारे में। इसके पहले के वीडियो में आप देख चुके हैं कि बालक का बाल विकास से आप क्या समझते हैं, बालक विकास का अर्थ क्या होता है, बालक विकास का स्वरूप क्या होता है, उसका सिद्धांत कौन कौन से हैं, बाल विकास का जो अवस्था है उसके बारे में आप देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि उस विकास को अध्ययन कैसे किया जाता है। ठीक है, और उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, कौन सा अध्ययन अभी बढ़िया माना जाता है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। आपको पहले ही बता दें कि ये जो टॉपिक है वो परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अभी तक के लगभग 10 साल का मैंने प्रश्न देखा है, उस 10 साल के प्रश्नों में से इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं के बराबर पूछा गया। शायद एक आध जगह हो सकता है पूछा गया हो, उतना मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने जो जितना क्वेश्चन का स्टडी किया इस टॉपिक से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, फिर भी हमें इसको ध्यान में रखना है, हल्का फुल्का भी सही, लेकिन इसको समझ लेना कि आखिर है क्या। ठीक है, तो बालक के विकास का किस प्रकार से अध्ययन किया जाता है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि बालक के विकास के लिए, उसका अध्ययन के लिए कई सारे तरीके पहले से ही लागू थे, पहले से ही अपनाए जा रहे थे। और इस तरीके में सबसे पहला तरीका जो अपनाए थे वो थे प्रायर नाम था, मनोचिकित्सक थे, मनोविज्ञानिक कह सकते, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ही सबसे पहले इसको अपनाया। तो पहले इसका क्या किया जाता था कि एक बायोग्राफी बनाई जाती थी। बायोग्राफी जो होती थी उसमें बताया जाता था कि लड़का का ये लक्षण है या लड़की का ये लक्षण है, बच्चे का ये लक्षण है, तो इसका विकास इस तरीके से हो रहा है। आज भी वो तरीका गांव देहातों में आज भी वो तरीका अपनाया जाता है। तो प्रायर ने इसी तरीके को अपनाया, सिर्फ इसको ध्यान में रखा कि गांव देहातों में जो तरीका अपनाया जाता है वह तरीका बेतरतीब होता है, उसको अलग अलग चीज़ें जोड़ी जाती हैं, उसका कोई सिस्टम नहीं होता। प्रायर ने क्या किया कि इसको एक सिस्टमेटिक वे दे दिया, सिस्टमेटिक तरीका दे दिया, और इस तरीके को इन्होंने नाम रखा क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि। ठीक है, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि या सिस्टमैटिक बायोग्राफिक मेथड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सिस्टमैटिक बायोग्राफिक मेथड। आपको बार बार हम बोल रहे हैं कि CDP में यदि आप अच्छा करना चाहते हैं तो इसका इंग्लिश टर्म जरूर याद रखिए। हिंदी का टर्म जो होता है वो कभी कभी बाउंस कर जाता है और हो सकता है कि इसका पर्यायवाची में कोई और जोड़ दे। ठीक है, तो इंग्लिश का जरूर आप टर्म्स याद रखेंगे। तो क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि जो है ये आप ध्यान में रखिएगा, सबसे प्राचीन विधि है। प्रायर का नाम इससे जुड़ा हुआ, प्रायर विद्वान, प्रायर मनोवैज्ञानिक का नाम इससे जुड़ा हुआ है। इसमें इन्होंने क्या किया था कि अपने ही 3 साल के बच्चे का इन्होंने स्टडी किया था और उसके आधार पर इन्होंने अपना विकास के बारे में बताया था कि इस प्रकार से विकास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है जो आगे बता रहे हैं। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ये बताया, सबसे पहला चीज़ जो इन्होंने अध्ययन किया था कि बालक का यानी कि बच्चे का जो विकास होता है तो सबसे पहला स्टेज में इस चीज़ का अध्ययन किया जाता है कि उसका व्यवहार, बालक का व्यवहार ध्वनि और प्रकाश के प्रति कैसा होता है। आप ही जानते होंगे, यदि आसपास गांव घर में, गली मोहल्ले में यदि बच्चे का जन्म होता है तो उसमें सबसे पहला जो अनुक्रिया होती है, जो सबसे पहला उसका व्यवहार जो होता है वह होता है ध्वनि के प्रति और प्रकाश के प्रति। ठीक है, अब इसके बाद क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो यही से क्वेश्चन बनेगा कि ध्वनि और प्रकाश के प्रति अध्ययन करने वाला सबसे पहला मनोवैज्ञानिक कौन था या फिर किस विधि में इसका अध्ययन किया गया था। ठीक है, दूसरा इसके बाद आता है निरीक्षण
मेथड यानी निरीक्षण जो अध्ययन विधि है वो। ठीक है, तो निरीक्षण विधि में क्या होता है वो समझिए। निरीक्षण विधि में आपका एक जो है निरीक्षक यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ समझिएगा कि आखिर निरीक्षक यंत्र का प्रयोग क्यों किया गया। इसके लिए आपको जाना होगा फिर से पहला नियम में। पहला नियम में क्या था, जो निरीक्षण करता था यानी कि जो बच्चे को विकास को ऑब्जर्व कर रहा था वो बच्चे के सामने रह रहा था। इस स्थिति में क्या हो सकता है कि बच्चा का जो व्यवहार है, बच्चा का व्यवहार बहुत मासूम होता है और उस मासूमियत में जो ऑब्जर्व करता होता है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, उसका हो सकता है वो पक्षपातपूर्ण में विकास के बारे में लिख दे। ठीक है, इसीलिए इसको ज़्यादा तर्कसंगत नहीं माना जाता। तो जब दूसरी विधि आई तो इसमें इस चीज़ को हटाया गया कि जो निरीक्षण करता है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो बालक के सामने रहे ही ना। इसलिए इसमें क्या किया गया कि इस विधि में बालक को तो निरीक्षणकर्ता जो है वो बालक को देखेगा, लेकिन बालक निरीक्षणकर्ता को नहीं देखेगा। ठीक है, इसमें यूज़ किया जाता है, एक कैमरे का यूज़ किया जाता है, साथ साथ में बच्चे की ध्वनि सुनने के लिए, उसके आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डर का व्यवस्था की जाती है। और उसके आधार पर जो निरीक्षण करता है वो कहीं दूर बैठा हुआ बच्चे से दूर बैठ करके बच्चे के व्यवहार को ऑब्जर्व करता है और उसके बाद वो विकास के बारे में बताता है। ठीक है, इसमें ध्यान में रखेंगे कि इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण है। इसमें क्या क्या होता है कि सबसे पहले निरीक्षण विधि में कि सबसे पहले वो योजना बनाएगा और उसके बाद उस व्यवहार का निरीक्षण करेगा, यानी बच्चे के व्यवहार का निरीक्षण करेगा और उस व्यवहार को वो नोट करेगा। उसके बाद उसकी व्याख्या करेगा और व्याख्या करने के बाद उसका क्या करेगा, सामान्यीकरण करेगा। यानी कि नॉर्मल बच्चों में जो उस समय के मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है उस अवस्था के मैक्सिमम पॉपुलेशन में उस तरह का व्यवहार नज़र आता है या नहीं। ठीक है, समझ में आई बात। ये चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। साथ साथ में इसमें निरीक्षण विधि के प्रकार आपको ध्यान में रखना है कि इसमें कौन कौन से प्रकार हैं उसको। तो निरीक्षण विधि में प्रकार कौन कौन से हैं तो ये समझ लीजिए। एक होता है सरल अथवा अनियंत्रित निरीक्षण विधि, दूसरा है अनियंत्रित, यहाँ था ऊपर में, तो दूसरा है नियंत्रित निरीक्षण विधि। ठीक है, नियंत्रित निरीक्षण विधि, और तीसरा जो है वो सहभागी निरीक्षण विधि है। ठीक है, निरीक्षण विधि 3 प्रकार के होते हैं, एक अनियंत्रित निरीक्षण विधि, दूसरा नियंत्रित निरीक्षण विधि और तीसरा सहभागी निरीक्षण विधि। आप नाम से ही स्पष्ट है, निरीक्षण और नियंत्रित निरीक्षण और अनियंत्रित निरीक्षण। अनियंत्रित निरीक्षण में क्या होता है कि बच्चे के व्यवहार को अध्ययन करने के लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, उसका नियमित निरीक्षण किसी भी समय कभी भी किया जाता है। लेकिन नियंत्रित में किया जाता है कि एक निश्चित समय होता है, उसके आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। सहभागी में है कि जो निरीक्षण करता है वो स्वयं उसमें एक बच्चे के साथ घुल मिल जाता है और उसके बाद उसका अध्ययन करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि में क्या है कि ध्यान में रखिएगा, अभी तक जो है कि वो कहीं ना कहीं निरीक्षण करता शामिल है और सबसे पहले बच्चे का विकास को ही ध्यान में, बच्चे का जो व्यवहार है उसको ध्यान में रखा जाता है। यहाँ एक चीज़ को आप ध्यान में रखिए कि बच्चे का व्यवहार ध्यान में रखा जाता है, बच्चे का व्यवहार को स्टडी किया जाता है। तो आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए, यदि अभी तक नहीं उठाए तो, कि सर बच्चे का विकास पढ़ रहे हैं, बच्चे का विकास मेजरमेंट कर रहे हैं तो और बच्चे का व्यवहार आप देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ बता दें कि बच्चे का व्यवहार ही बच्चे का विकास को दर्शा सकता है, क्योंकि व्यवहार को आप देख नहीं सकते, विकास को आप देख नहीं सकते, तो आप मेजर कैसे करेंगे, आप कैसे जानेंगे कि विकास किस दिशा में जा रहा है, वह अच्छे तरीके में है, सही तरीके में जा रहा है या नहीं, या विकास हो रहा है कि नहीं, या कैसे जानेंगे। जैसे आपको बताया था कि बच्चे का विकास कैसे, एक तो शारीरिक है, शारीरिक आप देख लिए, लेकिन यदि उसका मानसिक विकास हुआ है कि नहीं, ये कैसे आप जानेंगे। तो आप तब जानेंगे कि जब बच्चा व्यवहार करेगा। तो इसीलिए बच्चे का व्यवहार का स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम आपको बता रहे थे प्रयोगात्मक में।
प्रयोगात्मक में क्या होता है कि सबसे पहले बच्चे का अध्ययन करने से पहले, बच्चे का स्टडी करने से पहले, उसके विकास का स्टडी करने से पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया जाता है, प्रॉब्लम माना जाता है। एक प्रॉब्लम पहले ले लिया जाता है, समस्या एक ले लिया जाता है और उस समस्या से संबंधित देखा जाता है कि क्या उस समस्या से संबंधित पहले रिसर्च हुए हैं या नहीं, पहले कोई किताब आई है या नहीं। उस किताब का स्टडी किया जाता है और उस किताब का स्टडी करने के बाद एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है कि बच्चे का व्यवहार इस तरीके से होना चाहिए इस पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसके लिए। जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि बच्चे का रोना विषय पर आपने एक समस्या बनाए कि बच्चे का रोने के बारे में आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको देखना, प्रयोगात्मक में बता रहे हैं कि बच्चे के रोना एक समस्या है, उस समस्या पर आपने ये समस्या बनाया और उस समस्या से संबंधित क्या करना है कि पहले क्या रिसर्च हुए हैं, जो रिसर्च हुए हैं पहले उन चीज़ों को आप स्टडी करेंगे। उनकी स्टडी करने के बाद आपको पता चलेगा कि बच्चा किस रूप में कब रोता है और उसका रोने का जो तरीका है उस तरीके में आप विकास कैसे जज करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आप जिस बच्चे का आप जिसको आप प्रयोज्य बनाए हैं यानी कि सब्जेक्ट बनाए, जिस बच्चे को आप स्टडी कर रहे हैं उस बच्चे को के पास जाते हैं और उसका स्टडी करते हैं उसके व्यवहार का। आप क्योंकि आपके पास एक माइंड में फ्रेमवर्क तैयार है कि बच्चा का व्यवहार इस तरीके से होना चाहिए, यदि इसका विकास सही से हो रहा है तभी आप मेजर कर सकते हैं ना। बिना इसके जानकारी का आपको कैसे पता होगा कि इसके बारे में इस तरीके का व्यवहार होना चाहिए। जैसे अभी हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बता रहे हैं कि आप एक क्या कहते हैं कि एक ट्रेडिशन है, परंपरा है गांव घरों में कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके छठियारी जिसमें मनाते हैं उस समय थाली बजाया जाता है। तो उस थाली में बजाने के समय में ध्यान रखा जाता है कि क्या बच्चा उसके प्रति रिएक्ट कर रहा है या नहीं। सोचिए कि ये परंपरा क्यों बनाई गई है। तो इस परंपरा में है कि बच्चा आवाज़ के प्रति रिएक्ट कर रहा है कि नहीं। जब आवाज़ के प्रति वो रिएक्ट नहीं करता तो इसका मतलब है कि बच्चे का कर्ण का विकास यानी कि उसको सुनने का जो क्रिया होनी चाहिए उसका विकास नहीं हुआ है, यदि वो रिएक्ट नहीं करता। और यदि रिएक्ट करता है तो विकास हुआ है। तो ये चीज़ आपको कैसे पता चला, जो प्रयोग पहले हो चुका वो प्रयोग आपने देखा और उसके आधार पर उस बच्चे का विकास को जज किया। ठीक है, तो प्रयोगात्मक विकास में यही चीज़ें हैं कि पहले आपको एक प्रॉब्लम लेना है, उसके बाद ये समझना है कि आपको देखना है कि उससे संबंधित रिसर्च क्या कहते हैं और उस रिसर्च के अनुसार से उसके रिजल्ट के अनुसार से आपको एक फ्रेमवर्क बनाना है। तब आपको किसी बच्चे का, जिस बच्चे को आप स्टडी करना चाहते हैं विकास, जिस बच्चे का विकास का स्टडी करना चाहते हैं उस बच्चे का व्यवहार को आप मेजर करते हैं, उसके व्यवहार को आप अध्ययन करते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका प्रयोगात्मक। उसके बाद है समकालीन एवं दीर्घकालीन अध्ययन विधि। समकालीन और दीर्घकालीन जो अध्ययन विधि है उसको समझिए, क्योंकि नाम समकालीन है और दीर्घकालीन है, लेकिन इसका जो अध्ययन विधि है वो नाम से कुछ हट करके है। समकालीन अध्ययन विधि में है कि अलग अलग अवस्थाओं के बच्चों को एक ग्रुप बनाया जाता है और उसके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि अलग अलग अवस्था के बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाता है और उसका अध्ययन किया जाता है। और दीर्घकालीन में होता है कि एक ही समय के एक ही अवस्था के अलग अलग बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाता है और उसका स्टडी किया जाता है, उसके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट साक्षात्कार विधि। ठीक है, साक्षात्कार विधि जो है आप नाम से ही समझ रहे हो, इंटरव्यू, जो कि आज भी कई सारे इंस्टीट्यूशन में बच्चे को इंटरव्यू लिया जाता है एडमिशन के दौरान। इसमें आप खुद समझ सकते हैं कि वो इंटरव्यू के दौरान बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं और उस क्वेश्चन के आधार पर जज करते हैं कि यह बच्चा किस स्टैंडर्ड किस क्लास के लायक है। ठीक है, यानी कि उस बच्चे का विकास किस क्लास के लायक हुआ है, यानी कि वो प्रश्न पूछने का तरीका वही हुआ, प्रश्न इसलिए पूछा जाता है। तो यहाँ भी वही चीज़ को आप समझिए कि साक्षात्कार विधि जो है वो यही चीज़ है, प्रश्न पूछा जाता है। इसमें एक है प्रमाणिक और दूसरा है अप्रमाणिक।
ठीक है। अब यहाँ ध्यान में रखिएगा कि प्रमाणिक क्या होता है और अप्रमाणिक क्या होता है। प्रमाणिक जो है वह उसमें पहले से क्वेश्चन तैयार किए गए होते हैं और वही क्वेश्चन को बच्चे से पूछा जाता है। और अप्रमाणिक में है कि पहले से प्रश्न तैयार नहीं किए गए हैं और उसका वहीं बच्चे के पास ही उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका साक्षात्कार विधि। और नेक्स्ट इसके बाद है प्रश्नावली विधि। अब यहाँ आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर प्रश्नावली विधि में भी प्रश्न ही पूछे जाएंगे और वहाँ साक्षात्कार विधि में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि साक्षात्कार विधि में बच्चा प्रेजेंट होता है, बच्चा सामने होता है, जबकि प्रश्नावली विधि में बच्चा सामने नहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। बच्चे को आप प्रश्न सेट दे सकते हैं और उससे संबंधित वो उत्तर लिखेगा। अब यहाँ ध्यान में रखेंगे कि यह प्रश्नावली विधि जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रतिबंधित प्रश्नावली, ठीक है, और दूसरा है अप्रतिबंधित प्रश्नावली और तीसरा है चित्रित प्रश्नावली। तो प्रतिबंधित प्रश्नावली में है कि बच्चे को उत्तर लिखना, प्रतिबंधित में बच्चे को उत्तर को सीमित किया जाता है, यानी कि हाँ या ना में उत्तर देना होता है। अप्रतिबंधित में सीमित नहीं है, ठीक है। और चित्रित में नाम से ही समझ में आ रहा है कि फिगर दिया हुआ रहेगा और उसके अनुसार से उसका उत्तर लिखना होगा, ठीक है। प्रश्नावली और साक्षात्कार में समझ लीजिए। उसके बाद है मनोमिति विधियाँ। मनोमिति विधियाँ मतलब होता है कि मन के अंदर में जो उसके इच्छाएं या व्यवहार जो आ रहे हैं और उसके बाद उसका प्रतिफल के रूप में जो व्यवहार वो दर्शा रहा है उसका स्टडी करना। जैसे गुस्सा होता है तो गुस्सा के व्यवहार उसके व्यवहार को अध्ययन करना, घृणा के बाद के उसके व्यवहार को अध्ययन करना, इस तरीके का जो खास करके कह सकते हैं संवेगों का अध्ययन करना, संवेगात्मक जो व्यवहार है उस व्यवहार का अध्ययन करना और उसके आधार पर विकास को तय करना होता है। उसके बाद है व्यक्तिक इतिहास विधि। व्यक्तिक इतिहास विधि मतलब व्यक्ति के इतिहास जानने का और उसके बाद उसके अध्ययन करने का तरीका जो है वो कहलाता है व्यक्तिक इतिहास विधि। अब यहाँ क्वेश्चन आपके मन में उठ सकता है कि सर बच्चे का जब हम उसका अध्ययन कर रहे हैं तो उसका इतिहास कैसे जानेंगे। तो यदि बच्चा है 2-4 महीने का बच्चा तो उसका इतिहास आप कैसे जानेंगे। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना कि उसके पेरेंट्स के इतिहास को समझना है और उसके आधार पर एक आपको दिमाग में बैठा हुआ रहेगा, फ्रेमवर्क बन जाएगा कि बच्चे का व्यवहार जो है इसी रूप में लगभग होगा। ये अभी के टाइम में ये जो तरीका है वो मान्य नहीं है, इसके आधार पर बच्चे के विकास को तय नहीं किया जा सकता। उसके बाद है समाज मिति विधि। समाज मिति विधि जो है वो अभी के दौर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। समाज मिति विधि में है कि उसके बच्चे के आसपास का जो समाज है, जो उसके आसपास का जो वातावरण है वो किस रूप में है, कैसा किस विकास की अवस्था में है और उसी अवस्था के अनुसार से या उस समाज के आधार पर आप तय कर सकते हैं कि बच्चे का विकास हुआ है या नहीं, ठीक है। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल आप ध्यान में रख सकते हैं कि एक बच्चा जो है वह जिस समाज में पल रहा है उस समाज के भाषाओं को वो सीखता है, उस समाज के नियम कानून, उस समाज के जो व्यवहार हैं पहले उसको सीखता है। यदि वह व्यवहार वह नहीं सीख पा रहा है तो इसका मतलब है कि उसका सही दिशा में विकास नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये सारे विधियां थी किसके, तो बालक के विकास के अध्ययन करने की। यहाँ आपको बता दें कि ये सारी विकास की विधियां जो हैं वो बालक के ही विकास का अध्ययन कर सकती हैं। साथ साथ में अभी तक कोई भी ऐसी विधि नहीं है जो बालक के विकास को साइंटिफिक रूप में बहुत अच्छा यानी कि 100% रिजल्ट दे सकती हो। क्योंकि जितने भी अभी तक आपने जो अध्ययन किया है, जो मैंने आपको बताया, आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि ये सारे तरीके में एक फ्रेमवर्क पहले से ही माइंड में सेटअप है और उसी फ्रेमवर्क के आधार पर बच्चे का विकास को तय किया जाता है कि क्या वो सही दिशा में है या नहीं। यहाँ मैं आप ही से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि यदि कोई बच्चा हो सकता है कि वह अपने
पहले वाले बच्चे जो पहले व्यवहार दर्शा चुके हैं उससे उसका व्यवहार भिन्न हो सकता है उसके बारे में अभी तक रिसर्च नहीं किया गया हो उस व्यवहार के बारे में, तो वो व्यवहार अलग होगा। इसके आधार पर उसका विकास को हम तय कर दें तो ये उसके साथ बेईमानी होगी, ये सही नहीं होगा विकास का अध्ययन करने का। इसीलिए अभी तक कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो कि विकास की अवस्था को, विकास को स्टडी कर सके सही रूप में, साइंटिफिक तरीके से 100% सही मान लिया जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ आज के तक के लिए। अभी यदि आप भी क्लास करना चाहते हैं तो आप हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर है आपको इस वीडियो में स्क्रॉल करता हुआ मिल रहा होगा, तो उस नंबर पर आप कॉल कर सकते, व्हाट्सएप करें, कॉल नहीं करें क्योंकि ये पर्सनली मेरा ही नंबर है। और क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि मैं कहीं व्यस्त रहता हूं तो आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाऊंगा। आप व्हाट्सएप कर दें, और व्हाट्सएप करें तो आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम ज़रूर लिखें। ठीक है, और तब आपको क्लास में ज्वाइन करा लिया जाएगा। ये आपको बता दें कि यह क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री है। बस आपसे अपेक्षा है कि आप इसको सही तरीके से लें और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। रिजल्ट आनी चाहिए, हमारा मकसद बस यही है। आप सफल हो, हमारी सफलता आपकी सफलता में ही छुपी हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।